ओ हाय। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर आपने ये वीडियो खोला है तो आपने ओसी नो को सीजन 3 एपिसोड 1 तक देख रखा होगा। अब ऑल दो शो की सारी स्टोरी हम नहीं एक्सप्लेन करने वाले हैं, बट फिर भी छोटा सा ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं जिससे कि स्टोरी का फ्लो बन जाए। जैसा कि अभी तक हमने शो में देखा कि सारीना द कैंसर पेशेंट और अमामिया जो डॉक्टर उसे ट्रीट कर रहा होता है, दोनों की किसी कारणवश मौत हो जाती है। मरने से पहले सारीना अमामियो को इंट्रोड्यूस करती है उसकी आइडल आई से, जिसके गाने वाने सुन के और उसकी वीडियोस देख के अमामिया भी काइंड ऑफ उससे का फैन बन जाता है। मरने के बाद में उनकी कहानी खत्म नहीं होती क्योंकि आई जो आइडल है वो प्रेग्नेंट होती है ट्विंस से, एंड समहाउ सारीना और अमामिया दोनों रीबॉर्न होते हैं एज आई के बच्चे। और सिंस उनकी प्रीवियस लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी तो दे वर प्रीटी हैप्पी अबाउट इट कि ये चीज उनके साथ हुई। चीजें चलती रहती हैं कुछ दिन तक बहुत अच्छे तरीके से, बट एक दिन एक फैन आके आई के घर में आई का कत्ल कर देता है जो कि aqua देख लेता है। और इस इंसिडेंट के बाद में इनकी लाइफ चेंज हो जाती है सिंस स्टूडियो का ऑनर इचिगो जो कि मोस्ट ऑफ द चीजें इनके लिए मैनेज करता था वो छोड़ के कहीं भग जाता है। उसकी मुंह भोली वाइफ मिया को इन दोनों को अडॉप्ट कर लेती है। उसके बाद में वही इनका ख्याल रखती है। रूबी कहीं ना कहीं मूव ऑन करने लगती है सिंस शी वांटेड टू बिकम एन आइडल लाइक हर मदर, बट aqua फिगर आउट करता है कि शायद क्योंकि मेरे बाप की आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं हुई है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसकी माँ को मरवाने के पीछे उसके बाप का हाथ हो सकता है। एंड फिर वो इस चीज को अपना लाइफ गोल बना लेता है कि उसका बाप जहां भी होगा वो उसे ढूंढेगा और उसे जान से मार देगा। आंखों का गोल एक्टिंग करना नहीं था तो जितने भी एक्टिंग के ऑफर्स आते हैं सारे रिजेक्ट कर रहा होता है, बट तभी वो एक कास्टिंग डायरेक्टर से मिलता है जिससे बात करने के बाद एक्टिंग डायरेक्टर उसे बताता है कि उसके पास में इंफॉर्मेशन है कि उसका बाप कौन है, और वो उस इंफॉर्मेशन को ट्रेड करने के बदले आक्वा को एक डेटिंग शो में काम करने के लिए बोलता है, जिसके लिए आक्वा मान भी जाता है सिंस इट वाज हिज गोल। डेटिंग शो में सब सही चल रहा होता है तभी एक गर्ल जिसका नाम अकाने होता है, शी गेट्स डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द ट्रोलिंग एंड शी वाज गोइंग टू किल हरसेल्फ, बट आक्वा जाके उसे बचा लेता है। उसके बाद में वो दोनों काफी क्लोज होने लगते हैं। शो खत्म होने के बाद में फाइनल कपल वही होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज भी हो गए थे, जिससे आक्वा उसके साथ में अपना सीक्रेट शेयर करता है। इधर कास्टिंग डायरेक्टर उसे जब उसके बाप का सीक्रेट बताता है तो उस तक पहुंचने के लिए उसे दूसरे शो में काम करना होता है, जहां पे ड्यूरिंग द शूट आंखों को पता चलता है कि यहाँ पे वन ऑफ द एक्टर जो एक्टिंग कर रहे हैं वो उसका सिबलिंग हो सकता है। उससे जाकर जब वो बात करता है अपने बाप के बारे में तो ही गेट्स टू नो कि उसका बाप ऑलरेडी मर चुका है। और यह बात जब वो जाके अकाने को बताता है तो अकाने काफी शॉक्ड होती है और वहां से चली जाती है। आंखों के सामने तो कुछ भी नहीं बोलती, बट अकाने को पता रहता है कि जिसकी मौत की बात आंखों कर रहा है वो उसका एक्चुअल फादर नहीं था, बल्कि उसका एक्चुअल फादर तो और कोई है। बट आंखों जब यह नहीं जो अकाने को बता रहा था तो ही वॉज प्रीटी हैप्पी अबाउट इट। तो अकाने ये फिगर आउट करती है कि इस बात को दबा देना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आंखों फिर से डिप्रेस्ड हो जाएगा। आंखों इन सब चीजों को लेके मूव ऑन कर ही रहा होता है कि इधर रूबी एक मिस्टीरियस कैरेक्टर से मिलती है जिसके आसपास में बहुत सारे क्रो होते हैं, एंड वो फिर रूबी को एक हिंट देती है कि शायद उसकी माँ का कातिल अभी जिंदा है और वो उसका बाप भी हो सकता है। और यह बात सुन के रूबी कहीं ना कहीं फिगर आउट कर लेती है कि आक्वा जिस वे में बिहेव करता है तो वो क्यों करता है, और उसके साथ साथ में वो भी अपना गोल बना लेती है कि उसका बाप जो भी होगा वो भी उसे ढूंढेगी और मार देगी। और तीसरे सीजन के पहले एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रूबी किसी मिस्टीरियस कैरेक्टर के पीछे खड़ी है जो कि सी साइड में बैठ के फिशिंग कर रहा है। अब आगे नेक्स्ट पैनल में ही हमें पता चलता है कि रूबी जिस इंसान से बात करने आई थे वो और कोई नहीं बल्कि बी कोमाची का फाउंडर, आई का रिक्रूटर और स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन का ऑनर इचिगो है। रूबी यहाँ उससे अपने बाप के इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए आई होती है, मगर इचिगो से बात करने के बाद में उसे पता चलता है कि इचिगो के पास में भी ये इन्फॉर्मेशन की जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर उसको ये पता होता तो उसके बाप को वो कब का मार चुका होता। फिर दोनों बात करते हैं और इचिगो उसे बताता है कि कैसे जब आई की डेथ हुई थी तो वो लड़का 15 साल का होगा और अब वो बहुत बड़ा हो चुका होगा, तो इस इन्फॉर्मेशन को फाइंड करना बहुत मुश्किल है। जहाँ पर इचिगो रूबी को इन सब चक्करों में पढ़ने से मना करता है क्योंकि वो इतनी ज्यादा फेमस और वेल्दी नहीं है, मगर रूबी यहाँ पर एक शर्त रखती है कि अगर वो फेमस और वेल्दी हो गई तो इचिगो को उसके बाप को ढूंढने में उसकी मदद करनी पड़ेगी, जहाँ पे इचिगो काइंड ऑफ एग्री भी करता है। फिर रूबी एक प्लान बनाती है जहां पर एक जो कि एक रियलिटी शो का पार्ट था वहां पर जाएगी वो एक रिपोर्टर बनके और एक बहुत डम्ब और सिली कैरेक्टर प्ले करेगी जिससे कि वो लोगों की नजरों में आ सके। इचिगो इस प्लान से हाँ भी भरता है और उसे एक टिप भी देता है कि अगर ऐसी जगह वह जा रही है तो असिस्टेंट डायरेक्टर से थोड़ा बना के रखे, क्योंकि आगे जाके असिस्टेंट डायरेक्टर्स बन सकते हैं जिससे कि उसको और फेवर और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है।
और रूबी जैसे ही वहां पर प्ले करती है, बूम, आको इतना ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है इससे कि उन दोनों की केमिस्ट्री लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने लगती है। इधर आको भी फिगर आउट कर रहा होता है कि भाई रूबी सिली तो है बट इतनी भी सिली नहीं है कि ऐसी हरकतें करे वो यहाँ पर आके। तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। इधर रूबी के लिए हर चीज अच्छे से ही चल रही थी, उसका प्लान बहुत अच्छे से काम कर रहा था और प्लान के मुताबिक वो असिस्टेंट डायरेक्टर को घेरे में भी ले लेती है, जहाँ पर वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि रूबी उससे पूछती है कि तुम हमेशा इतने टायर्ड और अनइंटरेस्टिंग से क्यों रहते हो। तो फिर असिस्टेंट डायरेक्टर उसे बताता है कि डायरेक्टर, एडिटर, इन सबके स्पेसिफिक अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम होते हैं, बट ना असिस्टेंट डायरेक्टर का एक ही काम होता है, जो बोला जाए बस वो करो। जैसा कि शूटिंग के लिए लोकेशन ढूंढना, शूटिंग मटेरियल गैदर करना, लंच बनाना, कॉफी बनाना, एक्स्ट्रास ढूंढना, लगेज कैरी करना, ब्ला ब्ला ब्ला। तभी उसका डायरेक्टर वहां पर आता है और सुन पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने अभी तक सबटाइटल सबमिट नहीं किए थे, जो कि शाम से पहले उसे कर देने थे। उसके बाद में वो उसे और भी मॉडल हायर करने लगता है कॉस्प्ले इंटरव्यू के लिए, जो कि नेक्स्ट वीक होने वाला है। तो हाँ, पहली बात असिस्टेंट डायरेक्टर का नाम सुना, जैसे अब से हम सुनी बोलेंगे। और दूसरा काम कि उसको कुछ सुपर मॉडल्स ढूंढनी है जो कि नेक्स्ट वीक के इंटरव्यू में एज ए कॉस प्लेयर पार्टिसिपेट कर पाए, जिसको सुन कहता है कि यार ये तो बहुत इजी काम है, मैं बस ट्विटर पे जाके कुछ सुपर मॉडल्स को मैसेज कर दूंगा और वो लोग कॉस्प्ले इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाएंगे। बट जैसे ही वो सबको मैसेज करता है, हर तरफ से उसे रिजेक्शन ही मिलता है। तभी उसके पास में रूबी आती है और वो रूबी को ही ये कॉस्प्ले इंटरव्यू देने के लिए अप्रोच करता है, जिस रोल को करने के लिए रूबी पहले से ही डिसाइड कर चुकी होती है, बट फिर भी वो चीजों को स्लो लेने का सोचती है कि लोगों को कहीं शक न हो पाए। और वो उससे ऐसी बातें करने लगती है कि हाँ, मुझे एक्टिंग तो करनी आती है, मैं इंटरेस्टेड हूँ एक्टिंग में, और मैंने कभी कभी कॉस्प्ले भी किया है, तो कंसीडर कर सकते हैं। इधर सुन घर जाकर सोच ही रहा होता है कि अब एक तो मॉडल मुझे मिल गई हालांकि, बट दूसरी मॉडल मैं कहाँ से रिक्रूट करूं। तभी उसकी बहन आती है यूएसबी केबल मांगने के लिए, और उसको देखते ही सुन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं अपनी बहन को ही अप्रोच कर लेता हूँ, सिंस वो पहले से ही यूट्यूब पे कंटेंट्स बनाते थे और एनिमे कैरेक्टर्स प्ले करते थे। आई नो वीडियोस पे कॉस्प्ले भी करती है, बट इन रियल सी इज रियली इंट्रोवर्ट। तो उसे अप्रोच करता है, जिसको सुन के वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। टीवी पे अपीयर होना उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात कि अगर उसकी आवाज उसके फैंस ने रिकॉग्नाइज कर ली तो उसके लिए और बड़ी दिक्कत हो सकती है। मगर उसको रिक्रूट करने के लिए सुन पूरा प्लान बना के आता है। फिर वो पिछली बातें रिकॉल करने लगता है कि कैसे उसने अपनी बहन को कॉस प्लेयर ना बन के वीट्यूबर बनने का सजेशन दिया था, और फिर वो उससे कन्फेस करता है कि कैसे वो जानता है उन अकाउंट्स के बारे में जिनसे कि ऑनलाइन वो अपने भाई की बुराई करती है, और वो इन सब बातों को भूल जाएगा अगर वो कॉस्प्ले करने के लिए रेडी होगी, जिसपे मिमी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। उसके बाद में रूबी और सुन स्टूडियो जा ही रहे होते हैं, जहाँ पर रूबी रास्ते में पूछते हैं सुन से कि क्या तुमने कॉस्प्लेयर्स का इंतजाम कर लिया, जहाँ पर सुन भी बोलता है कि हाँ, काइंड ऑफ कर ही लिया है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी रूबी बोलती है कि क्या टोक्यो ब्लेड के कैरेक्टर्स करने के लिए परमिशन मिल चुकी है, जहाँ पे सुन कहता है कि हाँ, मिल तो चुकी होगी। तभी उन्होंने परमिशन दी है कि टोक्यो ब्लेड के कैरेक्टर्स को प्ले कर लेना, फिर भी एक बार डायरेक्टर से कंफर्म कर लेता हूँ। और यह बात खत्म होते ही सुन डायरेक्टर के पास में पहुंच जाता है कंफर्म करने के लिए कि उसे परमिशन मिली है नहीं। और वहां पर पहुंचने के बाद सुन को पता चलता है कि उसे सच में परमिशन अभी तक नहीं ली। डायरेक्टर उसके सामने ही कॉल करता है टोक्यो ब्लेड के एडिटर को परमिशन लेने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उसे परमिशन नहीं मिलती। जिस खबर को सुन का डायरेक्टर सुन को बताता है, और बताते हुए ये भी कहता है कि कॉस्प्ले होना तो जरूरी है, तुम कुछ भी प्ले करवाओ, थोड़ा सा ट्विक कर दो कैरेक्टर को, टोक्यो ब्लेड भले ना हो बट उसके आसपास भी हो सकता है, बट कॉस्प्ले होना बहुत जरूरी है। जो बात सुन के सुन को गुस्सा तो आता है, बट वो कुछ भी नहीं बोलता सिंस ही वॉज अ सबमिसिव गाय। और यही बात जब घर जाके वो मिमी को बताता है तो वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, मगर फिर भी वो किसी तरह से ये सब चीजें मैनेज कर लेता है। और फाइनली आज दिन था कॉस्प्ले इंटरव्यू का, जहां पर सारी कॉस्प्लेयर फाइनली स्टूडियो के सामने गैदर होते हैं और वो सब आपस में अपना इंट्रोड्यूस करते हैं, जहां पर मिमी और रूबी भी इंट्रोड्यूस होती हैं। एंड वो सब आपस में बात करने लगती हैं कि कैसे लास्ट मिनट में इन्होंने कॉस्प्ले बदल दिया और ये सब करना पड़ा। और उनमें से एक कॉस्प्लेयर बोलती है, क्योंकि मैं तो ओरिजिनल कॉस्प्ले करती हूँ तो मेरे लिए तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बट सबके लिए मुझे ज्यादा टेंशन हो रही थी कि भाई सब लोग कैसे मैनेज करेंगे, बट फाइनली आई एम हैप्पी अबाउट इट कि भाई सबने मैनेज कर लिया। तभी वहां पर डायरेक्टर सेट पर आता है और वो मेमी,
जो कि एक कॉस्प्लेयर होती है, उससे आके टकराता है और उससे बात करते हुए वो बोल देता है कि तुम्हारा कॉस्प्ले काफी ऑब्सीन होता है एंड ऐसे ऐसे बोल देता है, जो बात उसको थोड़ी सी खटक जाती है। खैर, इंटरव्यू तो हो जाता है, सारी चीजें रैप अप हो जाती हैं, बट राइट आफ्टर इंटरव्यू मैमी ट्विटर पे जाके ट्वीट कर देती है कि कैसे ये डायरेक्टर लोग और ये सारे टीवी वाले लोग कॉस्प्लेयर्स की इज्जत नहीं करते। पहले ये लोग टोक्यो ब्लेड का कॉस्प्ले करवाने वाले थे, बट उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब ये हम कॉस्प्ले करके आ रहे हैं तो दे लुक डाउन ऑन अस और हमें बुरा भला बोलते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा इरोटिक कॉस्प्ले करते हैं और उनके दिल में हमारे लिए इज्जत नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। इस ट्वीट में 17,000 लाइक्स और 72,000 रीट्वीट हो जाते हैं, जिससे कि पूरी स्टूडियो हिल जाता है। तो ओरिजिनल आइडिया तो यही था कि पूरे कहानी को एक ही वीडियो में रैप अप करेंगे, बट जैसे जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा था आई गॉट टू रियलाइज कि ये स्टोरी जो है ना, इसको एक वीडियो में टेल करना इज प्रिटी मच कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि अगर मैं मेन मेन इवेंट्स बताता हूँ तो फिर मोर ऑफ अ वो हो जाएगा, समरी हो जाएगी राइट स्टोरी की। और अगर मैं एक एक चीजें एक्सप्लेन करता हूँ तो देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स एंड देयर इज लॉट ऑफ ड्रामा, और बीच में कई कई चीजें डिप भी करती हैं जो कि अनइंटरेस्टिंग हो सकता है। सो आई जस्ट वांटेड टू नो योर रिएक्शन और योर आस्क कि आपको कैसा लगता है, कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसकी आगे स्टोरी जानने में या फिर किस टाइप से आप जानना चाहते हैं। सो आई वुड लाइक टू नो दैट। आई नो कि ये थोड़ा सा वियर्ड है, बट मैंने थोड़ा सोचा कि चलो यार बात करके देख लेते हैं। ऑल दो मतलब कि अगर हम देखते हैं मूवीज या सीरीज या फिर स्टोरीज पढ़ते हैं तो वी ऑलरेडी हैव आइडिया, एवरीवन हैज आइडिया कि कैसे चीजों को परस्यू करना उन्हें पसंद है। तो मैं यही सोच रहा था कि चलो करके देख लेते हैं। बाकी इसे यहीं पे खत्म करते हैं एंड विल वेट फॉर द रिएक्शंस ऑन द वीडियो कैसे आते हैं, एंड उसके बाद में फिर मैं कोई डिसीजन लूंगा। जैसे आपके सजेशन हो कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना यार, रीच वीच आएगी थोड़ी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वन में, बाय बाय।